नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से हमारा राम राम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ये निबंध बहुत महत्वपूर्ण है और एमए में हमें ये पढ़ना होता है। एमए में 3rd सेमेस्टर में वैसे तो पढ़ना है और बीएड और यूजीसी नेट सीटेट आदि एग्जामों में भी इससे प्रश्न आते हैं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी महान विद्वान है, उनके द्वारा ये निबंध लिखा गया है। ये निबंधों में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए हम निबंध को समझते हैं और जानते हैं कि क्या है निबंध में। मनुष्य के लिए नाखून बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर लड़कियां आजकल बहुत नाखून लंबे लंबे रखते हैं, तो बहुत स्टाइलिश तरीके से इसे काटते हैं, इसका आकार देते हैं। और यह केवल आज की बात नहीं है, वात्स्यायन के कामसूत्र में भी पता चलता है। 2000 साल पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। नाखूनों को काटने की कला काफी मनोरंजक थी। त्रिकोण तो कभी चंद्राकार नाखून को संवारा जाता था, उस प्रकार के आकार नाखूनों को दिया जाता था। वह नाखूनों को कभी आलता से लाल रंग से रंगा जाता था और इसे सुंदर बनाया जाता था। कहीं छोटे नाखून रखने का भी रिवाज होता है और अब भी बड़े लोग वैसे ही नाखून रखना पसंद करते हैं। यह तो लोगों की नापसंद और पसंद है कि वे कैसे रखना चाहें, पर आज नाखून से ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का निबंध ही है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून आप काटिए लेकिन तुरंत बढ़ जाते हैं। इसका उत्तर द्विवेदी जी बहुत अच्छे से देते हैं। आप चलिए आज के इस वीडियो में देखिए। आचार्य द्विवेदी जी इस प्रकार से निबंध की शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न करते हैं और पिता दयनीय स्थिति में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता है। इसी प्रकार का प्रश्न एक भोली बच्ची ने निबंधकार द्विवेदी जी से यह प्रश्न किया। उसने पूछा, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न के उत्तर लोगों के हिसाब से बहुत सारे हो सकते हैं, पर यहाँ निबंधकार और द्विवेदी जी ने लेखक के रूप में विचार विमर्श करते हैं। वे कहते हैं कि कुछ ही लाखों वर्षों की बात है। लाखों वर्ष पहले नाखून मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक थे। उसके दांत भी उसकी रक्षा करते थे। अपने प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए वह अपने नाखून और दांतों का उपयोग करता था। तब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा ही था। समय गुजरा और मनुष्य नाखून और दांतों की सहायता के बिना बाहरी वस्तुओं का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंदियों को हराने लगा। बाद में हड्डियों से हथियार बनाने लगा, फिर धातु का उपयोग करने लगा। इतिहास की गति इसी प्रकार से बढ़ती गई। उसी प्रकार से मनुष्य का विकास भी होता चला गया। इसी पर द्विवेदी जी कहते हैं, पलीते वाले बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। यहाँ पर द्विवेदी जी बहुत दुखी है कि आजकल मनुष्य अपनी रक्षा को छोड़ दूसरे लोगों को हानि पहुँचाने में लगा हुआ है। निबंधकार आगे कहते हैं कि कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, पर वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे और वे दंड स्वीकार कर पुनः निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सिंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? द्विवेदी जी कहते हैं कि हम नाखून काटते तो हैं और कुछ देर के लिए वह कट भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं वह निर्लज की भांति नाखून हमारे सामने पुनः से बढ़ जाता है। ये बेहया क्यों है? नाखून को कहा जा रहा है कि ये इतने बेहया क्यों है, इन्हें शर्म क्यों नहीं आती। हम बार बार इसे काटते हैं और यह बार बार बढ़ाता है। और इसी का उत्तर द्विवेदी जी ने सोच विचार करके यहाँ पर दिया है। पर आचार्य द्विवेदी जी कहना चाह रहे हैं कि नाखून मनुष्य के पशुत्व के प्रतीक है। मनुष्य भी एक जानवर है, एक पशु है और उसके नाखून ही उसके गवाह भी है। मनुष्य अपनी पशुता से मुक्त तो होना चाहता है, वह नहीं चाहता कि उसी आदिम युग का बर्बर वह पशु बना रहे। और मनुष्य अपनी पशुता से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे प्रयास भी करता रहता है, लेकिन सब व्यर्थ है, असफल है। मनुष्य अपने पशुत्व को, अपने अंदर के पशु को हरा नहीं पा रहा है, क्योंकि वह अंतर्मन से वह सच में नहीं चाहता है कि वह बदले। क्योंकि मनुष्य ऊपरी मन से तो बहुत सारे प्रयास कर रहा है, पर आंतरिक मन से कोई भी प्रयास करना नहीं चाहता है। आंतरिक परिवर्तन नहीं ला रहा है स्वयं में, और अंदर से जब व्यक्ति नहीं बदलता तो वह बाहरी कुछ भी कर ले, वह कुछ भी नहीं सुधर पाएगा और सच्चे अर्थों में, सही मायनों में मनुष्य नहीं बन पाएगा। तो उसके पशुत्व के प्रतीक नाखून कैसे नष्ट हो सकते हैं? द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर नाखून मनुष्य के अभी भी बढ़ रहे हैं और प्रकृति मनुष्य को उसी के लिए उसे चेतावनी दे रही है, उसे याद दिला रही है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु हो, जो दूसरे पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले थे। द्विवेदी जी ने इन थोड़े लाइनों में ही बहुत सारी बड़ी बातों को कह दिया। वे कहते हैं कि आदिम युग का मानव नख दंतावलंबी प्राणी था, यानी कि उसके नाखून बड़े बड़े थे, दांत लंबे लंबे थे। जिस प्रकार से पशु अपने नाखून और दांतों का उपयोग करके अपनी रक्षा करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पहले वैसे ही रक्षा
किया करता था अपने नाखूनों और दांतों से। उसके नाखून और दांत बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे। और जब दिन बीता, वह आज जिस रूप में हमारे सामने है, पहले उसका यही रूप नहीं था। यानी कि मनुष्य का पहले ये रूप नहीं था। पहले वह वनमानुष जैसा था। उसकी पूंछ होती थी। सबसे ज्यादा वह अपने नाखून और दांतों पर ही भरोसा किया करता था अपनी रक्षा करने के लिए। यहाँ कहने का मतलब है कि नाखून और दांत उसके अस्त्र का काम करते थे और मनुष्य अपने नाखूनों से मुक्त होने का प्रयास करता है, अपने पशुत्व को खत्म करने का प्रयास करता है। और प्रकृति उसे भूलने नहीं देती है कि वह पहले एक पशु था और पशुता उसमें अभी बनी हुई है। लेकिन पशुता मनुष्य में अभी भी क्यों है? मनुष्य ने अपने पशुत्व से मुक्ति पाने के लिए तो बहुत सारे गंभीर प्रयास किए हैं, लेकिन ये बातें गलत हैं। मनुष्य ने अपने पशु को मारने के लिए, अपने पशुत्व को खत्म करने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किए। उसकी कोशिशें ऊपरी थी, जैसा कि मैंने पहले बताया। आंतरिक स्तर पर उसने प्रयास ही नहीं किया और तमाम बुराइयों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। उसमें दम है, उसमें क्रोध है, लालच है, और ये सारी होने के बावजूद वह अपनी पशुता से मुक्ति पा ही नहीं सकता। और ये सारी चीजें ही पशुता के प्रतीक हैं और नाखून उसी पशुता के प्रतीक को दिखाने का प्रयास कर रहा है। नाखून हमारे उसी पशुत्व की प्रतीक चिन्ह है। मनुष्य जो है नाखून काटता है, वह दिखाने का प्रयास करता है कि हम पशु नहीं बल्कि मनुष्य हैं। लेकिन प्रकृति उसे बार बार याद दिलाती है कि वह अब भी पशु है, मनुष्य बना नहीं है। त्रिवेदी जी आगे कह रहे हैं कि मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति की जीवक प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। मतलब यह है कि हिरोशिमा 1945 ईस्वी में हुआ, यानी कि अमेरिका ने बम गिरा दिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, 2 शहरों को बर्बाद किया और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मानवता का यहाँ पर बहुत बड़ा ह्रास हुआ था। यह घटना हम किस रूप में याद कर सकते हैं? यह एक अमानवीय और बर्बर नरसंहार था। यह मनुष्य की बर्बरता का ही नया रूप है। वह आगे बढ़ने के चक्कर में दूसरे लोगों के लाभ और हानि को नहीं देख पाता है और केवल अपने स्वार्थ में जीना चाहता है। पशुता का यह मुख्य लक्षण है। आचार्य द्विवेदी जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य पहले से अधिक बर्बर हो चुका है। हिरोशिमा जैसा नरसंहार पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हिरोशिमा का नरसंहार तो हुआ। यह पशुता का पहले से भयानक रूप था। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि मनुष्य तो पहले भी पशु था पहले, लेकिन नख और दांत यानी कि नाखूनों और दांतों पर विश्वास करके वह आत्मरक्षा करता था और दूसरों पर विजय प्राप्त करता था। लेकिन उसकी स्वार्थ की सीमा पहले थी, यानी कि स्वार्थों पर सीमा लगी हुई थी। लेकिन युग बदल गया, मनुष्य वही का वही है, वह और भी भयानक हो गया है। वह स्वार्थ की अंधी दौड़ में दौड़ता जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हिरोशिमा नरसंहार हुआ, आतंकवादियों द्वारा बहुत सारे हमले होते हैं। भारत में ही पहलगाम हमला हुआ, इसी साल 2025 में भारत में यह हमला हुआ जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा 26/11 भी हो चुका है। यही केवल नहीं बल्कि अन्य देशों में भी आतंकवादी हमला हो चुके हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान का पड़ोसी है, इस वजह से यहाँ ज्यादा ही आतंकवादी हमला होते रहते हैं। लेकिन आतंकवाद मनुष्य द्वारा ही संचालित होता है, उसे भी करने वाला एक मनुष्य ही है और उसका संरक्षण करने वाला यानी कि मनुष्य को, उस आतंकवादी मनुष्य को बचाने वाला भी अन्य देशों में मनुष्य ही है। वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से ही यह जो अंधा दौड़ है, हिंसक लड़ाइयां हैं, घातक रूप से बढ़ती जा रही हैं, यह घटने का नाम नहीं ले रही हैं। जब तक लोग अंतर्मन से प्रयास नहीं करेंगे, इसीलिए कहा जा रहा है कि अंतर्मन से जब तक प्रयास नहीं होगा, कुछ भी आप कर लीजिए, ऊपरी दिखावा है केवल और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर लास्ट में द्विवेदी जी कह दे रही हैं कि मनुष्य का पहले से और भी भयानक रूप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और हिंसक गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं, पशुता की मात्रा और भी बढ़ गई है। तो इस प्रकार से इतना ही निबंध था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा। मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, आपको इसका उत्तर देना है। आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान कहाँ है। इसका ऑप्शन इस तरह से है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए। आज का जो हमने निबंध पढ़ा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपको इससे क्या समझ में आया? आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा कि नहीं? आप अपने कमेंट भी बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।